समय के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी से बदलाव हो रहा है। अब लोग छोटी बिल्डिंग के बदले हाई राइज बिल्डिंग में घर लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाई राइज में रहने वालों को अमूमन सफलता, जीत, जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंचने, भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून, एक ऊंचाई हासिल करने का एहसास होता है। शुरुआत से ही हाई राइज को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन समय के साथ बदलते रियल एस्टेट सेक्टर ने अब हाई राइज की पहुंच आम लोगों तक बना दी है। आधुनिक तकनीक की बदौलत देश भर में हाई राइज की संख्या तेजी से बढ़ी है। पहले हाई राइज के ऑप्शंस कम होते थे, अब ज्यादा इसीलिए होते जा रहे हैं क्योंकि पहले जो फ्लोर एरिया रेशियो था वो कम होता था, तो कम एरिया डेवलप करना होता था एक प्लॉट पे, इस वजह से कम मंजिल जाने से भी काम चल जाता था। अब सरकार ने FAR बढ़ा दिया है क्योंकि शहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जमीन कम है, तो ऊपर ही जाना एक ऑप्शन बची है, इस वजह से अब हाई राइज ज्यादा आते जा रहे हैं। दूसरा, अब क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज होती जाती है, इस वजह से पहले के मुकाबले अब हाई राइज ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से बन पाते हैं। एक समय था जब हाई राइज का नाम लेते ही मुंबई का ख्याल जहन में आ जाता था, लेकिन आज हाई राइज बिल्डिंग्स के मामले में दिल्ली NCR मुंबई से पीछे नहीं है। दिल्ली NCR में हाई राइज के एक से बढ़कर एक ऑप्शंस हैं। सुपरटेक नोएडा में सुपरनोवा के नाम से 80 मंजिला इमारत बना रही है। ब्राइस ग्रुप ग्रेटर नोएडा में ब्राइस बस के नाम से 80 मंजिला इमारत बना रही है। रहेजा गुड़गांव में रहेजा रिवांता के नाम से 56 मंजिला इमारत बना रही है। 3C नोएडा में दिल्ली 1 के नाम से 42 मंजिला इमारत बना रही है। IREO ग्रुप गुड़गांव में विक्ट्री वैली 1 के नाम से 51 मंजिला इमारत बना रही है। इसके अलावा RG ग्रुप, उन्नति, फॉर्च्यून सहित दिल्ली NCR के दर्जनों डेवलपर्स हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी हाई राइज का ऑप्शन अब तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, दिल्ली NCR में बन रहे इन हाई राइज तक आम लोगों की भी पहुंच है। एक स्टेटस की तरह देखे जाने वाले इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अब घर लेना मुश्किल नहीं है। इसमें रहने वाले लोगों को बहुत बड़े फायदे भी हैं, क्योंकि आपके पास में एक गेटेड कम्युनिटी में आप चले जाते हैं, आपके फ्लैट्स की मेंटेनेंस का इशू कम हो जाता है, आपको नीचे ग्रीनरी मिल जाती है, पार्क्स मिल जाते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, आपके पास में जिम की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिल जाती है, जो आप इंडिविजुअल घरों में शायद नहीं पा पाते। हाई राइज बिल्डिंग में रहने के कई फायदे हैं। 8वें फ्लोर से ऊपर रहने वालों को लंग से जुड़ी बीमारी 40% कम होती है। साथ ही ऊंची बिल्डिंग्स में रहने वालों को हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारी से मरने की आशंका भी 35% कम होती है। ऊंची बिल्डिंग्स में रहने वालों को वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम झेलना पड़ता है। हाई राइज में रहने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आदमी जब रहने लगता है तब उनको समझ में आती है। जैसे आप अपर फ्लोर्स में जब रहते हैं तो अपर फ्लोर्स में आपको 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। एक, सनलाइट आपको बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, एयर इनफ्लक्स काफी अच्छी रहती है, हवा का आवागमन अच्छा बना रहता है, जिसके कारण से आपका फ्लैट कूल रहता है, कभी पॉल्यूटेड नहीं होता है। थर्ड चीज, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, इसमें आपको मच्छर से मुक्ति मिल जाती है। ऊपर के फ्लोर्स में मच्छर आपको बहुत कम आते हैं, और आप यदि 10 और 15 के ऊपर जाते हैं तो मच्छर न के बराबर हो जाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के क्रेज का पता इसी से चलता है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी जब अपने लिए घर बनाया तो वो भी हाई राइज की मोह से नहीं बच सके, क्योंकि मुकेश अंबानी के लिए कुछ एकड़ जमीन खरीद कर विला और बंगलो बनाना आम बात होती। देखिए, आप जब जितना ऊपर आप जाते हैं आपको प्योरिटी ऑफ एयर मिलती है और कोई पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है। आप मॉस्किटोज और इंसेक्ट से जब बचते हैं तो आप वेंटिलेशन के लिए तमाम खिड़कियां अपनी खुली रख सकते हैं, प्योर एयर आपको मिलती है। अभी तो हाल ही में ये सर्वे हुआ है कि जो हायर फ्लोर्स के ऊपर रहते हैं उनको ना तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसमें कटौती हुई है, ना उनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, स्वस्थ रहते हैं वो लोग, खुली हवा में रहते हैं। हाई राइज बनाने की जो तकनीक पहले विदेशों में थी वो अब हमारे देश में आ चुकी है।
इस वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स अब बहुत कम समय में तैयार हो रही हैं। साथ ही आधुनिक लिफ्ट्स और एलिवेटर्स की वजह से ग्राउंड फ्लोर से 50वें फ्लोर तक पहुंचने में महज कुछ सेकंड्स का समय लगता है। जितनी नीचे की बिल्डिंग होंगी पोल्यूशन मिलता है। आजकल इतनी फैक्ट्रियां, इतनी व्हीकल, इतनी गाड़ियां हो गई हैं देश के अंदर और खासकर एनसीआर में कि वहाँ आप नीचे के मकान में तो आपको काला पीला सब 2 दिन में 2 महीने के अंदर घर ही ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं 20 साल पुराना हो। आप भी अगर दिल्ली एनसीआर में फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो हाई राइज हो सकता है आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। घर खरीदने के समय तो सावधानी बरतनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप घर बेचने की सोच रहे हैं तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार घर बेचने वालों को घर खरीदने वाले लाखों रुपए का चूना लगा जाते हैं। तो घर बेचते समय आप किन बातों का ख्याल रखें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रॉपर्टी की कीमतें आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। घर खरीदना आम लोगों के लिए एक सुनहरे सपने जैसा हो गया है। हजारों परेशानियों के बाद इंसान अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाकर बमुश्किल ही अपने लिए घर खरीद पाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान के लिए अपना घर खरीदना ही मुश्किलों भरा काम है। आज अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के लिए सही खरीदार चुनने में भी उतनी ही मेहनत करनी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचते वक्त थोड़ी सी लापरवाही या चूक होने पर आपको लाखों रुपयों का चूना भी लग सकता है। आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को अगर आप बेच रहे हैं तो आपको इसके लिए एक सही खरीदार की जरूरत होती है, जो इतनी बड़ी रकम चुकाने में सक्षम हो और जिसकी नीयत में कोई खोट न हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जल्दी प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में कुछ गलत लोगों के साथ प्रॉपर्टी का सौदा कर बैठते हैं। जब भी रीसेल करते हैं तो आपको, जब सामने वाले को आप बेचते हैं तो आपको उसकी क्रेडिट वर्थीनेस जानना बहुत जरूरी है। अब क्रेडिट वर्थीनेस जानने के लिए बहुत इजी है कि उसका पैन कार्ड न मांगिए, पैन की कॉपी तो वो दे देगा। उसके पैन नंबर पे 150 रुपया में आप सिविल रेटिंग उसकी निकाल लीजिए। आप उसके सिविल के रिकॉर्ड यदि निकालते हैं, वो कहीं भी अवेलेबल है, वेबसाइट से भी आप पे करके निकाल सकते हैं। तो सिविल रेटिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि उस आदमी की क्रेडिट वर्थीनेस है कि नहीं है, या फिर वो जस्ट ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा एडवांस देकर आपकी प्रॉपर्टी को फंसाना चाहता है। कई बार लोग प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम तो कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी छानबीन नहीं करते और इसी के बाद से मानो वो एक जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार खरीदार कुछ पैसा आपको बाद में लोन के जरिए चुकाने का वादा करता है और मकान की रजिस्ट्री करवा लेता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर उसे लोन मिलने में कोई परेशानी होती है तो इससे मकान बेचने वाले को और खरीदार दोनों को ही परेशानी होती है। इसके बाद घर खरीदार पैसा देने में आनाकानी या मोल भाव करने लगता है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए प्रॉपर्टी बेचने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने से पहले मकान बेचने वाले इंसान और खरीदार को परचेज सेलर एग्रीमेंट के लिए कानूनी सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। अगर खरीदार पैसे के भुगतान में कोई चूक करता है तो पैसा वापस लेने के लिए क्लॉज जरूर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रीसेल में घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया से अपना क्रेडिट रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए। घर खरीदने से पहले बैंक से जानकारी ले लें कि बैंक आपको कितना लोन और कब तक देने में सक्षम है। सावन कुमार के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 99acres.com के बिजनेस हेड विनीत सिंह। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अमित शर्मा है दिल्ली से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं न्यू गुड़गांव में 3 BHK फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। मेरा बजट 1 करोड़ रुपए है। बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? अब आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन में, पुराने प्रोजेक्ट में रीसेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये पुराने प्रोजेक्ट में भी आपको कुछ प्राइमरी ऑप्शंस मिल सकते हैं जहां पे आपको सबवेंशन की स्कीम्स मिल सकती हैं बिल्डर से कि आप 20, 25, 30% दीजिए, बाकी आप फाइनेंस करा लीजिए और बाकी पोजेशन में या 3 साल या 2 साल का आपको एक इंटरेस्ट सबवेंशन प्लान मिल जाए। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ में 3 बेडरूम, ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ओके। बट जो मेजॉरिटी ऑफ दी ऑप्शंस, अब 3 बेडरूम इस एरिया में भी लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के प्राइस रेंज में पहुंच गया है।
तो अगर आप सेक्टर 92, 95, 94 वगैरह में देखें तो वहां पे कुछ ऑप्शंस हैं जहां पे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के नए टावर्स रिलीज हो रहे हैं, जहां पे अभी भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जहां पे 1.25 करोड़ में 3 बेडरूम के ऑप्शंस आपको मिलेंगे 1500 से 1800 स्क्वायर फीट के रेंज में। तो अमित जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं आजाद चौधरी हैं जयपुर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं पुणे में 1 BHK फ्लैट लेना चाहता हूं। मेरा 20 लाख का बजट है, इसमें बेहतर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? 20 लाख में पुणे में ऑप्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अब वहां पे 1 बेडरूम के भी अगर ढंग के ऑप्शंस, सर्विस अपार्टमेंट वाले या स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शंस अगर आप देखें तो वो भी 30-35 लाख के रेंज में ही आते हैं जो ऑप्शंस हैं। सो 20 लाख में पहले आप थोड़ा मार्केट का रिसर्च करिए, कुछ लोकेलिटीज चूज करिए, कोशिश करिए कि आप कुछ ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल्स पे जाके रिसर्च करके पता करिए कि आपको आपके बजट में कुछ अवेलेबल है भी कि नहीं है। मे बी आपको न्यू प्रोजेक्ट में अपने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मे बी रीसेल मार्केट में शायद 20 लाख का कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। तो आप थोड़ा रिसर्च करिए, उसके बाद अगर आप एक 2-4 लोकेलिटीज आप हमें बताएंगे तब हम आपको ज्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो आई थिंक अभी आपका क्वेश्चन काफी ब्रॉड है, अगर आप रिसर्च करके थोड़ा इसको और स्पेसिफिक बनाएंगे तब हम आपकी ज्यादा मदद कर सकते हैं। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं शानू सिंह पुणे से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं नागपुर में प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाहता हूं। अगर मैं वहां कुछ इन्वेस्ट करूं तो वहां 5 साल में मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा? नागपुर एक काफी अच्छी मार्केट है, जो वेस्टर्न रीजन के काफी बड़े डेवलपर्स हैं उनका एक्सपोजर नागपुर मार्केट में है। एज अ सिटी एज वेल ये डेवलप कर रहा है, काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। हमने डिसेंट प्राइस अप्रिसिएशन भी इस मार्केट में देखा है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स का भी नागपुर मार्केट में अच्छा एक्सपोजर है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मार्केट। आपका जो टाइम फ्रेम है 5 साल का, वो भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम है, एक मैच्योर रियल एस्टेट इन्वेस्टर का टाइम फ्रेम दर्शाता है ये 5 साल का जो टाइम फ्रेम आप बता रहे हैं। तो 5 साल के पर्सपेक्टिव से नेचुरली मैं आपको कहूंगा कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर 10% कैपिटल वैल्यू प्राइस इंक्रीज अगर हम लगाते हैं पर एनम, तो मिनिमम आपको 40-50% का गेन मिलना चाहिए 5 साल के पर्सपेक्टिव से। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी 24 में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू, इट्स ऑलवेज नाइस बीइंग हियर। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप देश भर के किसी शहर में खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, मकान या दुकान, या आपको कोई डेवलपर कर रहा है परेशान, तो लिख भेजिए अपना सवाल। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। तेजी से टूट रहा है अपना घर होने का सपना। महंगाई और रियल एस्टेट सेक्टर में सुस्ती की वजह से हजारों घर के ग्राहक बन चुके हैं डिफॉल्टर। घर बुक कराने के बाद EMI ना देने की वजह से बैंक और वित्तीय संस्थान कर रहे हैं घरों की नीलामी। प्रॉपर्टी बाजार में छाई सुस्ती ने घर बुक करा चुके लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। आय में बढ़ोतरी न होने और लगातार महंगी होती जा रही EMI के चक्कर में तेजी से घर के खरीदार बन रहे हैं डिफॉल्टर। ऐसे में बैंक अपने लोन की उगाही के लिए घरों की ही कर रही है नीलामी। कि आज की डेट में जब हमारी इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी की तरह काम कर रही है, जब भी इकोनॉमिक कंडीशन टाइट होती हैं, कुछ लोग अपनी जॉब्स लॉस हो जाता है जिनका, या जो जिस लेवल के वो कैपेबल है उससे कम लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो उससे उनकी इनकम लेवल्स के ऊपर फर्क पड़ता है। और जब किसी की इनकम लेवल पे फर्क पड़ता है तो हो सकता है वो अपने EMI टाइमली ना दे पा रहा हो, जिसकी वजह से डिफॉल्ट होते हैं। NPSsource.com के मुताबिक देश में फिलहाल 7700 करोड़ रुपए की कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली है, जिसमें 2200 यूनिट कमर्शियल सेक्टर से हैं, जबकि 11000 यूनिट रेसिडेंशियल सेक्टर से हैं। ये यूनिट्स बैंक और वित्तीय संस्थानों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA में शुमार हो चुके हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ आम आदमी उसमें EMI नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट कर रहा है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी तरह भर नहीं पा रहा है। फिर बिल्डर को भी बहाना मिल जाता है किस तरह मैं इसको पुराने रेट वाले बुकिंग को कैंसिल करके नए रेट पे लाऊं ताकि उसका प्रॉफिट बिल्डर के अकाउंट में आए। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2014 तक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़कर 4.6% यानी 2,29,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि सितंबर 2013 में 4.2% यानी करीब 1,67,000 करोड़ रुपए थी। साल 2012-2013 में रियल एस्टेट सेक्टर में फंडिंग 17.3% से बढ़कर 9.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। डिफॉल्टरों में बहुत कम एंड यूजर्स का नाम आता है। ज्यादातर निवेशक ही डिफॉल्टर बन रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में निवेशकों को फ्लैट बुक कराकर पैसे कमाने की आदत लग चुकी थी। लेकिन सुस्ती के इस दौर में अब निवेशकों को महंगे घर का खरीदार ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रहा है और ऐसे निवेशक तेजी से डिफॉल्ट कर रहे हैं और उनके फ्लैट्स की नीलामी हो रही है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज 24। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24।